यस हम बात कर रहे थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स वो जगह है एटम में प्रेजेंट वो स्पेस जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, तो जहाँ पर चार्ज क्लाउड या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है? ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल में हम एस पी डी एफ की बात करेंगे। तो देखो एस में कितना है? 1 ही है, पी में कितना है? 3 है। तो अब ये 3 जो है ये ऑर्बिटल्स हैं। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या है? इनकी एनर्जी क्या है? सेम है, सेम एनर्जी लेवल है। सेम एनर्जी लेवल नहीं, इनकी एनर्जी क्या है? सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। ठीक है, डी के ही होनी चाहिए, ये एफ में नहीं जाएगा। अगर एफ में जाना है तो वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। ठीक है, इन सब की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अब हम बात करते हैं शेप्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस जो हमारे पास ऑर्बिटल है, एस को जो बनाया जाता है वो कैसा बनाया जाता है? इस तरीके से सर्कुलर बनाया जाता है। जो एस जो है वो सर्कुलर है, और जो एस में जो इस तरीके से इसकी एक्स वाई और ये जेड एक्सिस बनाया जाए तो ये जेड। ठीक है, सर्कुल है तो आप किसी भी तरीके से एक तो दो तो 2 डायमेंशनल होगी और एक आपकी तरफ होगी। इस तरीके से इसकी क्या होती है? एक्सिस होती है। अब आता है हमारे पास स्फेरिकल। इसका नॉन डायरेक्शनल होता है, एस की कोई डायरेक्शनल नहीं होती है। तो इसके बारे में अगर हम अपन पॉइंट लिखें तो एस क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शनल नहीं है इसकी, कहीं से भी देखो आप एक जैसा नजर आएगा। स्फेरिकल शेप इसका क्या है? स्फेरिकल है। तो सिमेट्री भी कैसी होगी? स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब कहीं से भी कट करो सेम एंगल से कट हो जाएगा। यहाँ से कट करो एक जैसा, यहाँ से कट करो एक जैसा, यहाँ से एक जैसा है ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एस। न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस सभी जगह एक जैसी होती है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एस ऑर्बिटल हो गया। एस ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर जो है नोडल क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है नोडल रीजन ऑफ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है? ज़ीरो है, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। नोडल का मतलब क्या है? ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? ज़ीरो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नोडल बोलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर द नोडल सरफेस ऑफ 1s के लिए नोडल सरफेस कितना है? नोडल कितना है? 0। 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, माइनस करते जाएंगे, 4s के लिए 3। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया हमारे पास एस ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। जस्ट आपको सिर्फ याद रखना है, देखो ये शेप कैसा है? स्फेयर है, बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है, पी सब शेल में क्या प्रेजेंट होंगे? पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वो किस तरीके की होती है? पी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके का होता है, इसका शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस। अगर मैं इसकी एक्सिस बनाऊँ तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये क्या है? नोडल प्लेन, नोडल। ठीक है, तो जो पी है, पी को अपन 3 उसमें बांटते हैं, आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे पी एक्स, इसको हम बोलेंगे पी वाई और इसको हम बोलेंगे पी जेड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है, इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर। तो इसको बोलेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पी का जो शेप है वो कैसा है? डम्ब बेल शेप है,
बेल शेप, ये शेप कैसा है, इस तरीके का जो शेप होता है वो कौन सा है, डम बेल शेप है। उसके बाद इसमें जो इसमें एक्सिस है वो एक्स वाई जेड है, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। क्लियर है आपको, बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास डी ऑर्बिटल। पी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू कितनी थी, 1, ये आपको ध्यान रखना है। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो एम कितना होगा, -1 0 + 1, तो ये देखो 3 हो गए, 1 2 3, टोटल कितने हो गए 3, तो 1 2 3। अब देखो आप डी के लिए, डी ऑर्बिटल्स, उसके लिए जो एल की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 2, तो इसके लिए देखो -2 -1 0 + 1 + 2, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5, टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5। तो कितने हमारे पास डी ऑर्बिटल बनेंगे, ये देखिए 5, 1 2 3 4 5। अब इनके नाम क्या हैं ये आप देख लीजिए, डी 3D एन अगर अपन मान के चलें 3 है तो उसके हम बात करेंगे, क्योंकि 2D नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है 3D होता है, तो 3D XY, ये क्या होगा 3D YZ, और ये क्या है 3D X² Y², ये क्या है 3DZ²। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, DX DXY DYZ DZX। एक चीज़ हम भूल गए, ये वाला जो है वो 3DZX है, ये वाला ये है और ये वाला ये है, ठीक है। तो ये इनके नाम हो गए। पी की जो पी था उसमें डम्बल शेप 1 ही था, इसमें क्या होंगे 2 होंगे इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा डी ऑर्बिटल। तो ये इनका क्या हो गया, शेप हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉन्स का इन ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट क्या है, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 रूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं। 4 रूल्स, नंबर 1 जस्ट समझा देती हूँ आपको, ऑफ बाउ का रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कितनी होती है, जिसकी लो एनर्जी होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उस शेल में या उस सब शेल में जाते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, लो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ बाउ। तो ऑफ बाउ के लिए मैंने आपको वो लिखवाया भी था, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3p, इस तरीके से आपको लिखाया हुआ है एनर्जी का, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास n+l रूल। n+l रूल हमसे क्या बोलता है कि जो n+l की वैल्यू जो है, n+l वैल्यू जो है उसकी वैल्यू जो है सबसे पहले उसमें फिल होगा जिसमें n+l की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। तो देखिए 1s 2s और 2p, तो आपको पता लगाना है कि किस में सबसे पहले फिल होगा, 1s में जाएगा, 2s में जाएगा या 2p में जाएगा। तो आप देखिए इसके लिए देखो n की वैल्यू कितनी है 1, s की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, s की वैल्यू कितनी है 0, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, जो आगे लिखा होता है वो n है, और इसके लिए जो l है उसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अब देखिए आप 1, आंसर कितना आया 2 और इसका 3। तो सबसे पहले जिस n+l की वैल्यू सबसे कम है, जिसकी n+l की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, ठीक है। तो ये है n+l का रूल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पाउली प्रिंसिपल। पाउली प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन in an atom can have the same set of 4 क्वांटम नंबर। पाउली प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि चारों क्वांटम नंबर मतलब n, l, m और s
किसी भी एटम के लिए इन चारों क्वांटम नंबर कांट बी सेम फॉर एन एटम। किसी भी एटम के लिए N, L, M, S ये चारों सेम नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आप S में ही पता लग जाएगा आपको कि एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें आप S की वैल्यू एक के लिए तो क्या होगी +½ और दूसरे के लिए क्या होगी -½ तो अलग अलग हो गई। बाकी मान लीजिए ये तीनों तो सेम हो गई, लेकिन S जो है स्पिन, उस स्पिन वाली हमेशा क्या होती है अपोजिट होती है, एक प्लस होती है तो दूसरी क्या होती है माइनस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है हुंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है हुंड रूल। हुंड रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है पहले अनपेयर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा पेयरिंग होंगी। इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयरिंग होंगे, उसके बाद क्या होती है पेयरिंग होंगे। अनपेयरिंग किसी भी ऑर्बिटल्स में जब तक इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे जब तक वो अनपेयर कंडीशन में हैं। पेयरिंग तब ही होगी जब सारे ऑर्बिटल्स फुल हो जाएंगे। क्लियर है? पेयरिंग तभी होगी जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे फुल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।